हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। कंप्लीट टॉपिक जो है हम थ्योरी ऑफ डिमांड का इसके अंदर करेंगे। और ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम, बीबीए, एमबीए एंड एमकॉम। इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इट्स एक्सेप्शन, डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और उसी तरह शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका इंग्लिश के अंदर भी जो लेक्चर है दैट इज आल्सो अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टॉपिक वाइज जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जो है स्पेसिफिक टॉपिक देख सकते हो। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। देखो, जब हम रूटीन के अंदर बातचीत करते हैं तो उस वक्त डिजायर, इच्छा, वांट एंड डिमांड के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम एक ही चीज मानते हैं, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते। डिजायर, वांट एंड डिमांड को हम एक ही चीज मानते हैं। और जब हम अर्थशास्त्र के अंदर स्टडी करते हैं तो डिजायर, वांट एंड डिमांड जो है वो डिफरेंट थिंग्स है। डिजायर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, विशफुल थिंकिंग है, ना तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एबिलिटी होती है, ना ही हमारे पास जो है विलिंगनेस होती है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे यूरोप की ट्रिप पे जाना है, बट ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही मैं खर्च करने को तैयार हूँ, तो ये विशफुल थिंकिंग है। वांट होती है कि जैसे मेरी एक डिजायर है कि मैंने बाइक खरीदना है और वो बाइक 50,000 का आता है, बट मेरे पास 50,000 है, बट मैं अभी रेडी नहीं हूँ, वो वांट है। वांट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी, बट वी आर नॉट हैविंग द विलिंगनेस टू सेटिस्फाई दैट डिजायर। डिमांड के अंदर क्या है कि आई हैव ए डिजायर, आई वांट टू बाय ए बाइक, मेरे पास 50,000 रुपीज है और मैं उसको स्पेंड करना चाहता हूँ। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्राइस एंड टाइम। देखो, जो डिजायर है वो एक विशफुल थिंकिंग है, मुझे ये चीज चाहिए। वांट जो है जिसके अंदर हमारे पास डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, बट विलिंगनेस नहीं है। और जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिजायर भी है और एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डिमांड। डिजायर फॉर ए थिंग, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए, एंड वी आर रेडी टू स्पेंड द मनी। और उसी तरह जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्राइस, के पर्टिकुलर प्राइस पे उस चीज की कितनी डिमांड है। और उसी तरह डिमांड जो है हमेशा गिवन टाइम पीरियड के अंदर इस प्राइस पे ये डिमांड है। डिमांड फॉर ए कमोडिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेट एट विच सर्टेन क्वांटिटी इज डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड जो है फ्लो एक्टिविटी है, तो डिमांड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। देखो, जो कमोडिटी की मात्रा, जो कंज्यूमर जो है एबल है, तैयार है, विलिंग है, उसके पास कैपेसिटी भी है टू बाय ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है तो गिवन पीरियड के अंदर जो भी पॉसिबल प्राइसेस है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ही इज एबल एंड विलिंग टू बाय, दैट इज नोन एज ए डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड जो है तीन तरह की होती है। प्राइस डिमांड, इसके अंदर क्या होता है कि जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डिमांड जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड उस कमोडिटी की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड डिमांड। तो व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर प्राइस राइज करती है तो डिमांड फॉल कर जाती है, अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड कर जाती है। उसी तरह इनकम जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। डिमांड जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, अगर नॉर्मल गुड है तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। क्रॉस डिमांड के अंदर जो एक्स कमोडिटी की डिमांड है वो प्राइस ऑफ वाई के ऊपर डिपेंड करती है, अगर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो क्रॉस डिमांड जो है दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर गुड एक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई।
और लॉ ऑफ डिमांड जो है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार पूछा होता है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। देखो अगर वहां पे उन्होंने डिमांड में पूछा है तो आपने साथ में डिमांड को पहले एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद आपने लॉ ऑफ डिमांड को बताना है। लॉ ऑफ डिमांड का आपने पहले जनरल मीनिंग बताना है, फिर एक डेफिनेशन दे देनी है, फिर उसके एजम्पशन, फिर आपने इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व को बताना है, फिर उसके बाद आपने एक्सेप्शन, सिग्निफिकेंस और जो वाइडेस्ट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो बताना है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने लिखना नहीं भूलना। इसका मतलब है कि जो दूसरी चीजें हैं जैसे इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, वो कांस्टेंट रहती है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वेरी इंपॉर्टेंट कि अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है। डिमांड फॉर ए गुड एक्सटेंड्स, इसका मतलब है विद फॉल इन प्राइस कि जब कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और उसी तरह ही जब प्राइस राइज होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस जो है इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है फॉल करती है, और उसी तरह अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड राइज करती है। प्राइस फॉल डिमांड एक्सटेंड, प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या है, इनवर्स रिलेशन है। According to Marshall, the law of demand states that the amount demanded increases with fall in price. Law of demand हमें ये बताता है कि जो प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और राइज इन प्राइस की वजह से डिमांड कम हो जाती है, और उसके साथ बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। सैमुअलसन के मुताबिक लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस, कि जब कीमतें कम होती है तो वो ज्यादा परचेज करते हैं, और सॉरी द पीपल विल बाय मोर कि जब कम प्राइसेस होते हैं तो ज्यादा परचेज करते हैं, और हाई प्राइसेस पे वो लेस परचेज करते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम आपने कभी नहीं भूलना। तो मेन फीचर जो है या मेन प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ जो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है, एक तो इनवर्स रिलेशन है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स उल्टा संबंध है। अगर प्राइस राइज करती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड ऊपर चली जाती है। प्राइस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड जो है प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो देयर इज नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स लाइक जैसे इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता। ये हमें बताता है कि अगर प्राइस जो है यहाँ पे जैसे फॉल हुई है तो इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है, तो डिमांड जो है ऊपर जाती है। प्राइस फॉल पे डिमांड राइज होती है, और प्राइस राइज पे डिमांड फॉल करती है। तो ये जस्ट हमें डायरेक्शन बताता है कि प्राइस में इस तरह से तब्दीली आती है तो डिमांड में इस तरह से चेंज आती है, इस डायरेक्शन में। तो डिमांड जो है दैट इज a function of so many things, price of x, price of related good, income, taste and expectation। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि बाकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट रहती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट है, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि प्राइस में चेंजेस आती है तो डिमांड में क्या चेंजेस आती है। तो दीज आर दी अजम्पशन। अगर ये अजम्पशन प्रेजेंट है तो लॉ ऑफ डिमांड जो है होल्ड गुड, के प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, और फ्यूचर में भी हमें नहीं लगता कि प्राइस राइज करेगी या प्राइस फॉल करेगी। उसी तरह लोगों की हैबिट्स, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। और यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो गुड्स है वो नॉर्मल है। डिमांड शेड्यूल जो है टेबल की फॉर्म में हमें बताता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे क्या क्वांटिटी हम परचेज करेंगे। तो डिमांड शेड्यूल दो तरह का होता है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड एक व्यक्ति की अलग अलग प्राइसेस पे क्या डिमांड होती है। तो यहाँ पे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड का को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखो ये प्राइस दे रखी है, ये हमें क्वांटिटी दे रखी है। टेबल से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल कर रही है तो डिमांड एक्सटेंड कर रही है। इतना ही आपने लिखना है कि एज वी क्लियरली सी फ्रॉम दिस टेबल, एज द प्राइस गोज ऑन फॉलिंग, डिमांड गोज ऑन इंक्रीजिंग, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम।
प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो है इनवर्स। अब हम इसी टेबल को ग्राफिकली डिपिक्ट करेंगे तो वो हमारा डिमांड करवा जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने लेनी है क्वांटिटी और इधर लेना है प्राइस, लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो 0 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4, 1 पे ये डिमांड है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है और फोर्थ पे ये है। तो इस तरह से हमारा डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन ब्रीफली दे देनी है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है हमें पूरी मार्केट के अंदर जितने कंज्यूमर्स हैं उसकी डिमांड को बताता है अलग अलग प्राइसेस पे। इट shows the different quantities of a commodity which the consumer intend to buy at different possible price of that commodity at a point of time। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि दो कंज्यूमर है ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने पहले जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्राइस दे रखी है और यहाँ पे ए कंज्यूमर की डिमांड है और ये बी कंज्यूमर की डिमांड है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस राइज कर रही है डिमांड फॉल कर रही है और दोनों को जोड़ के हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। ए प्लस बी को हमने जोड़ दिया तो जब रुपी 1 है तो उस पे ए की जो डिमांड है वो है 4, बी की डिमांड है 5, तो ये टोटल हो जाएगी 9। और 2 पे जो है दोनों की डिमांड को जोड़ के हमारे पास 7 आ गया और रुपीज़ 3 पे दोनों की डिमांड को जोड़ के हमारे पास 5 आ गया। 4 पे दोनों की डिमांड को जोड़ के 3 आ गया। तो मार्केट डिमांड भी हमें यही बताती है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब हमने इसको ग्राफिकल दिखा देना है। इसके अंदर बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। के अंदर क्या है कि ये मार्केट डिमांड कर्व है, तो यहाँ पे पहले आपने ए का डिमांड कर्व जो है ड्रॉ कर लेना है। या उसी तरह ही आपने यहाँ पे बी का डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ पे देखो जैसे ये जो है लेबलिंग तीनों की लिखनी ज़रूरी है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी ले ली और यहाँ पे प्राइस है, ये तीनों एक ही सेट में है। बच्चे कई बार अलग-अलग जगह पे बना देते हैं, वैसा नहीं बनाना, आपने एक ही सेट में बनाना है। तो इस तरह से हमने मार्केट डिमांड कर्व जो है ड्रॉ कर लिया है। तो मार्केट डिमांड कर्व भी हमें बताता है, ये भी स्लोप्स डाउनवर्ड है, जो इंडिकेट करता है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। जैसे रुपीज़ 4 है तो उस पे हम देखते हैं कि ए की डिमांड है, 3 पे हम देखते हैं तो 5 की डिमांड है, 2 पे 7 और 1 पे 9। तो इस तरह से हमने मार्केट डिमांड कर्व जो है बना लिया है। और उसके नीचे आपने लिख देना है कि जो डिमांड कर्व है और जो प्राइस है उसके बीच में जो डिमांड है, जो मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इट इंडिकेट्स द प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्स रिलेशन। देखो लॉ ऑफ डिमांड अगर हम लिखते हैं तो वहां पे आपने जो है इसके बाद इसकी एक्सेप्शन। अब देखो यहाँ पे क्योंकि अगर आपने एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ डिमांड तो साथ में हम एक्सेप्शंस होती है अपवाद। कि लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। बट यहाँ पे जो अपवाद है, जो हमें ये रेयर सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे इसकी पॉजिटिव स्लोप होती है। क्योंकि जब अजम्पशन मेंटेन नहीं होती तो वहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड की जो स्लोप होती है नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेज द डिमांड कर्व डज नॉट स्लोप डाउनवर्ड, इंस्टेड इट स्लोप्स अपवर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी पॉजिटिव स्लोप है। जैसे प्राइस P1 है तो ये डिमांड है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, तो ये इसकी स्लोप है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस जिनके अंदर जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो होता है एप्लीकेबल नहीं होता। तो जैसे कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलेट गुड्स। देखो ये जो चीज़ें होती हैं यूनिक होती हैं, ये जो है रिच क्लास खरीदती है, जो उनको दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। ये चीज़ें तभी खरीदी जाती हैं जब इनकी प्राइस हाई होती है। जब इनकी प्राइसेस लो होती है तो उन लोगों को लगता है कि ये तो चीज़ें कॉमन होगी तो वो नहीं खरीदते। इसी तरह इरेशनल जजमेंट। देखो कई बार कंज्यूमर को होता है कि बढ़िया शॉप से, बढ़िया शोरूम से खरीदेगा, जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतनी उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें खरीदता है और लो प्राइस को अज्यूम करता है कि ये जो है मतलब लो क्वालिटी की चीज़ है। उसी तरह गिफन गुड्स जो होती हैं वो बहुत घटिया वस्तुएं होती हैं, तो इनका भी जो प्राइस और डिमांड और प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। क्योंकि जब इनकी प्राइस फॉल करती है तो उस वक्त क्या होता है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो
इन्फीरियर होती है, जो बहुत ही घटिया वस्तु होती है, जो गरीब व्यक्ति यूज करते हैं। जब इनकी प्राइस कम होती है तो उनकी रियल टर्म के अंदर परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो वो घटिया वस्तु नहीं खरीदते, डिमांड कम हो जाती है। और उसी तरह जब इन्फीरियर गुड्स की प्राइस हाई हो जाती है, तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बढ़ी हुई प्राइस पे भी इन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप्स अपवर्ड। स्पेसिफिकली इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व की जो स्लोप है ऊपर से नीचे क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो उस वक्त हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे हम चीजों का कंजम्पशन करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। According to this law, as consumption of a commodity increases, marginal utility derived from each successive units goes on diminishing. कि जब हम एक कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो हर एक अगले यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो कम हो जाती है। इसी तरह क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है एडिशनल यूनिट परचेज कर, तो वो उसकी कम से कम प्राइस जो है देने को तैयार होता है। कंज्यूमर जो है ही विल स्टॉप हिज परचेजिंग एट दैट पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर इट। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिमांड कर्व जो है इसी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, तो डेफिनेटली वो जो प्राइस पे करने को तैयार होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। इनकम इफेक्ट, देखो यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो होता है, यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी मॉनेटरी इनकम इफेक्ट। मॉनेटरी इनकम इफेक्ट होता है कि जैसे मेरी इनकम 10,000 से 20,000 होगी, तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है रियल टर्म के अंदर उसकी परचेजिंग पावर है। कि जैसे किसी वस्तु की प्राइस जो है, जैसे मान लो पहले 10 होती है, अब 5 हो जाती है, तो इट मीन्स उसके खरीदने की शक्ति बढ़ गई, अब वो 10 में 2 चीजें खरीद सकता है। तो जब कमोडिटी की प्राइस कम होती है, तो हमारी परचेजिंग पावर जो है, रियल इनकम जो है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो हम ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकते हैं। उसी तरह जब प्राइस बढ़ती है, तो हमारी रियल टर्म के अंदर जो इनकम है वो कम हो जाती है, तो हम आगे से कम मात्रा खरीद सकते हैं। The effect that changes in a person's real income, which is caused by change in the price of the commodity. रियल इनकम जो होती है परचेजिंग पावर के साथ होती है, तो अगर प्राइस फॉल करती है तो रियल इनकम इंक्रीज होती है, तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। उसी तरह अगर राइज होती है तो रियल इनकम कम हो जाती है, तो हम पहले से कम चीज़ें खरीद सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो कमोडिटीज है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। अगर एक चीज़ महंगी होती है तो हम उसकी जगह पे सस्ती चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो अगर वाई जो है एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसकी जगह पे हम एक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, अगर कॉफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है तो उसकी जगह पे हम टी को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो उसको अफोर्ड करने लग जाते हैं, तो कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ जाता है, तो कम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड हो जाती है। उसी तरह जब प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब इसको अफोर्ड नहीं करते, तो साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप कम हो जाता है। उसी तरह एक वस्तु जो है उसकी अलग-अलग यूजेस होती हैं। जैसे मिल्क है, उसको हम काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, इवन कई लोग तो वेजिटेबल्स में भी डालते हैं। और अगर प्राइस ऑफ मिल्क जो है कम होती है, तो डेफ़िनेटली हम उसको हर एक चीज़ में यूज़ करने लग जाएँगे। बट अगर प्राइस उसकी राइज़ होती है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वहीं पे हम उनको यूज़ करेंगे। घर के अंदर पेशेंट है उसको देंगे, या हमारे पास कोई बच्चा है घर के अंदर तो उसको दूध देंगे। तो अगर प्राइस राइज़ हो जाती है, तो वहाँ पे हम जो है मिल्क जो है कम परचेज़ करते हैं, उसको कम चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। तो पहले हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल डिमांड है उसके क्या डिटर्मिनेंट है। तो जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है ये हमें बताता है इंडिविजुअल कंज्यूमर की अलग-अलग प्राइसेस पे क्या डिमांड है। और उसी तरह ही जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है ये हमें बताता है कि जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसकी जो डिमांड है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिमांड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, उस कमोडिटी की प्राइस, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। वाई जो है दैट इज़ द इनकम, टी जो है दैट इज़ द केस, ई जो है दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन।
तो जो इंडिविजुअल डिमांड है उसके ये डिटर्मिनेंट्स है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो मार्केट डिमांड है उसके अंदर देखो, उसके अंदर दो चीजें और ऐड हो जाती हैं, पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अब हम वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर देखो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो प्राइस उस कमोडिटी की प्राइस के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो यहाँ पे डिमांड फॉर कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, के इनवर्स रिलेशन है। राइज इन प्राइस जो होती है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। उसी तरह प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं विच आर यूज टूगेदर, जैसे ब्रेड एंड बटर है, कार एंड पेट्रोल है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। अगर कार की प्राइस कम होती है तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी जो है राइज हो जाती है, और अगर कार की प्राइस राइज होती है तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, डिमांड का जो होता है नेगेटिवली स्लोप होता है, ऊपर से नीचे होता है। उसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जो एक दूसरे की जगह पे यूज होती हैं। जैसे टी की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है अपनी प्राइस पे, तो डिपेंड करती है, कॉफी की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो टी की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो स्लोप होती है डिमांड कर की वो पॉजिटिव होती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर जो नॉर्मल गुड है तो वहां पे इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। और उसी तरह जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि देखो जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम होने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखो, जो डिमांड है वो टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन क्या है, कस्टम क्या है, हैबिट है, उससे भी प्रभावित होती है। अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो नेचुरली जब हमारा फेवरेबल टेस्ट होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, जब हमारा उस चीज को हम पसंद नहीं करते तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह पॉपुलेशन जो है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है और पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। कंपोजिशन भी जो है डिमांड को बहुत प्रभावित करती है। कंपोजिशन का मतलब होता है कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने ओल्ड है। अगर देखो पॉपुलेशन के अंदर अगर मान लो फीमेल की संख्या बढ़ जाती है तो नेचुरली जो फीमेल चीजें डिमांड करती हैं उन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो भी प्रभावित करती है डिमांड को। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर लेस डिमांड होती है, लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पे क्या होता है कि जो नेसेसरी और कंफर्ट्स है उनकी डिमांड ज्यादा होती है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं। स्नो इफेक्ट होता है कि जब एक प्रोडक्ट कॉमन हो जाता है तो कुछ लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं। उसी तरह अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस और राइज करेगी, आज इसकी कीमत इंक्रीज है तो भी डिमांड ज्यादा होगी। और अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि इसकी प्राइस और फॉल होएगी तो वो फ्यूचर के अंदर उसको पोस्टपोन करेगा, घटती हुई कीमत पे भी वो ज्यादा परचेज नहीं करेगा। उसी तरह डिमांड जो है वो क्लाइमेट और वेदर के द्वारा भी प्रभावित होती है। जैसे अगर सर्दियां हैं तो वहां पे वूलन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, अगर गर्मियां हैं तो कॉटन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। इसी तरह अगर क्रेडिट आसानी के साथ अवेलेबल है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है इसको स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो ये मैन्युफैक्चरर और सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपनी प्राइस पॉलिसी फिक्स कर सकते हैं कि अगर ये प्राइस रखेंगे तो उस पर डिमांड ये होगी, अगर ये प्राइस रखेंगे। उसी तरह मोनोपोलिस्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड की हेल्प से अपने प्रोडक्ट की प्राइस रख सकता है। फिनांस मिनिस्टर जो है एस्टिमेट लगा सकता है कि अगर वो टैक्स लगाएगा तो उसको कितना रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो उसी तरह फार्मर जो है उसको भी पता है कि इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है तो वो वही फसलें जो है ग्रो करेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन डिमांड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट चेंज इन डिमांड कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और कई बार बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है।
तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व कह सकते हैं, जिसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं। चेंज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, और जिसके अंदर हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है। मूवमेंट के अंदर हमारा डिमांड कर्व सेम ही रहता है। Change in quantity demanded shows the effect of change in the price of the commodity on its demand. जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे इनकम, टेस्ट और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या चेंजेस आती है। क्वांटिटी डिमांडेड एट ए गिवन प्राइस इज शोन बाय ए पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है। चेंज इन डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है कि डिमांड कर्व या तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है या राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो चेंज इन डिमांड प्राइस की वजह से नहीं होती, प्राइस तो सेम रहती है, बट अदर फैक्टर जो होती है, अदर डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो चेंज इन डिमांड को हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसके अंदर कंज्यूमर जो है मार्केट प्राइस के हिसाब से अपनी डिमांड को एडजस्ट करता है, और उसी तरह जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है चेंज हो जाता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। इसके अंदर हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ओनली। अदर फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। चेंज इज शोन बाय डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द सेम डिमांड कर्व। फॉल इन प्राइस इज फॉलोड बाय द एक्सटेंशन डिमांड, राइज इन प्राइस इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन। When the quantity demanded changes due to the change in price, then it is known as the extension or contraction of demand. Extension of demand का मतलब होता है कि other things remaining the same, अगर price fall करती है तो demand extend कर जाती है। Contraction of demand का मतलब होता है कि other things remaining the same, अगर price rise होती है तो demand fall कर जाती है, तो उसको हम contraction of demand कहते हैं। तो यहाँ पे हम extension of demand को study करते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस पहले 5 थी तो डिमांड जो थी 1 थी, प्राइस फॉल हो जाती है 5 से 1 तो डिमांड भी जो है बढ़ के 5 हो जाती है। तो ये एक्सटेंशन है। जब प्राइस फॉल होती है डिमांड एक्सटेंड करती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। यहाँ पे हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। OX पे हम क्वांटिटी लेते हैं और OY पे हम प्राइस लेते हैं। पहले हम देखते हैं 5 प्राइस होती है तो डिमांड ये होती है, जब 1 होती है तो ये होती है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है ये इधर से इधर की तरफ शिफ्ट कर गया। ये शिफ्ट नहीं, सॉरी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट नहीं होता, डिमांड कर्व वही रहता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है कि जब प्राइस राइज करती है तो डिमांड सुगड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जब पहले प्राइस हमारी 1 होती है तो डिमांड 5 है, जब प्राइस राइज हो जाती है तो ये 1 हो जाती है। तो राइज इन प्राइस, जब कीमतें बढ़ती है तो डिमांड जो है कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा डिमांड कर्व जो है नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। देखो पहले हम देखते हैं कि 1 है तो ये है डिमांड, फिर प्राइस राइज होती है तो ये है, तो हमारा डिमांड कर्व जो है इधर से इधर की तरफ चला जाता है। दिस इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस की वजह से जो है डिमांड के ऊपर क्या चेंजेस होती हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब हम स्टडी करते हैं चेंज इन डिमांड, और वी कुड से शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ए चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट, जो डिमांड की प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट है, इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, अगर उनमें कोई चेंज होती है तो डिमांड कर्व या तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है या लेफ्ट की तरफ। इंक्रीज इन डिमांड जो होती है राइट की तरफ शिफ्ट होती है, डिक्रीज इन डिमांड जो है दैट इज शिफ्टेड ऑन लेफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड मींस राइज इन डिमांड इन रिस्पांस टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अदर देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो प्राइस है वो तो सेम रहती है, पर जो अदर डिटर्मिनेंट्स है उनमें चेंज होता है तो डिमांड में भी राइज हो जाता है। तो ये राइट की तरफ हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है। रीजन जो है इंक्रीज इन इनकम है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर राइज है, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टेस्ट और प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाता है, और हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस और राइज करेगी। अब हम इसको ग्राफिकली पहले टेबल बनाते हैं। देखो दो सिचुएशंस हैं, सेम प्राइस है, जैसे पहले प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, फिर है प्राइस सेम रहती है लेकिन हम वहां पे चीज जो है 4 हो जाती है।
दूसरी जो है मोर प्राइस बट सेम डिमांड, कि पहले 3 होती है तो डिमांड 3 है, फिर प्राइस जो है 4 हो जाती है और डिमांड 3 हो जाती है। तो सेम प्राइस मोर डिमांड और मोर प्राइस सेम डिमांड जो है, इसको दो वे से हम स्टडी कर सकते हैं। इसको अब हम ग्राफिकली शो करते हैं। देखो पहले आपने जो है डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेना है। इधर जो है आपने प्राइस ले लेनी है, 1 पे 5 है, 2 पे 4 है, 3 पे 3 है, 4 पे 2 है, 5 पे 1 है। तो ये हमारा डिमांड कर्व आ जाता है, ये वाला डी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिचुएशन है कि जैसे प्राइस 3 है, सेम रहती है प्राइस, लेकिन उस पे हम डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हमने बिंदु लगा दिया। उसी तरह क्या है कि प्राइस, दूसरी सिचुएशन है प्राइस राइज होती है बट हमारी डिमांड जो है 3 ही रहती है, फॉल नहीं करती। तो यहाँ पे तो ये हमारा D1 जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। और यहाँ पे प्राइस की वजह से तब्दीली नहीं आती, अदर डिटर्मिनेंट की वजह से तब्दीली आती है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसको हम इंक्रीजिंग डिमांड कहते हैं। और इंक्रीजिंग डिमांड के ये रीजन होते हैं, कई बार रीजन भी पूछा होता है, पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नॉर्मल गुड्स की इनकम, हमारी नॉर्मल गुड्स में हम परचेजिंग कर रहे हैं तो इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। डिक्रीज इन द इनकम इन इंफीरियर गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ बायर इंक्रीज हो जाते हैं और उसी तरह हमें लगता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस और राइज कर जाएगी। अब हम स्टडी करते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मीन्स fall in the demand in response to change in the other determinants। देखो प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जब डिक्रीज इन डिमांड होती है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जैसे इनकम डिक्रीज हो जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस फॉल कर जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में राइज हो जाता है, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है और हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस और फॉल करेगी और उसी तरह जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज हो जाता है। इसको हम पहले टेबल में अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहली सिचुएशन है सेम प्राइस है बट हम पहले से कम चीजें परचेज कर रहे हैं। अब देखो प्राइस 3 है, पहले हम 3 चीजें डिमांड कर रहे थे, अब 2 चीजें डिमांड कर रहे हैं। फिर है कि प्राइस 3 से 2 हो जाती है बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेम ही रहती है। पहले 3 पे 3 थी, अब प्राइस 2 हो जाती है, स्टिल ये 3 है। इसको हम ग्राफिकली इस तरह से डिपिक्ट करते हैं। तो पहले आपने डिमांड कर्व जो है वैसा ही बना लेना है। ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी। ये 5 पे 1 है, 4 पे 2 है, 3 पे ये है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी सिचुएशन है कि जैसे हमारी प्राइस जो है फॉल कर गई है 2, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो उतनी ही रहती है, तो यहाँ पे एक बिंदु हमने लगा लिया। फिर उसी तरह हमने दूसरी सिचुएशन देखी कि जैसे प्राइस हमारी 3 है, लेकिन डिमांड हमारी 2 हो जाती है, तो देखो यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया, एक बिंदु यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से आपका जो D1 है वो आपने बिल्कुल DD के पैरेलल खींच लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसको हम डिक्रीजिंग डिमांड कहते हैं। इसके जो रीजन है, एक तो क्या है कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाता है। नॉर्मल गुड्स हैं तो इनकम फॉल कर जाती है, इन्फीरियर गुड्स है तो इनकम राइज कर जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ बायर कम हो जाते हैं और फ्यूचर के अंदर लगता है कि और प्राइस या इनकम जो है कम होगी।